नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार वर्मा सहचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम बीए ऑनर्स पार्ट सेकंड की कक्षाओं में जैव भूगोल के अंतर्गत कई टॉपिक्स चैप्टर्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं। पिछली कक्षा में हमने फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ा और आज हम डार्विन थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जैव विकास से संबंधित है। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जैव विकास है क्या। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति तथा विकास के संबंध में अनेक विद्वानों ने विभिन्न संकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। सर्वमान्य धारणा ये है कि सर्वप्रथम पृथ्वी पर अत्यंत सरल रचना वाले जीवों का उद्भव हुआ होगा। धीरे धीरे या शनै शनै उनकी रचना में जटिलता आती चली गई। जीवों में धीमी गति से होने वाला ये क्रमिक परिवर्तन, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व काल के सरल संरचना वाले निम्न कोटि के जीवों, प्राणी एवं पादपों से वर्तमान काल में पाए जाने वाले पादप एवं उच्च कोटि के जीवों का विकास हुआ, जैव विकास कहलाता है। जीव विकास के सिद्धांत के अनुसार अमीबा सदृश किसी सरलतम रचना वाले एक कोशिकीय जीव से विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का विकास हुआ है। प्रारंभिक धारणाओं के अनुसार सृष्टि की रचना किसी देवी शक्ति द्वारा हुई है। इनमें उत्पत्ति से लेकर वर्तमान काल तक जीवधारियों की मूल संरचना में किसी भी परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया गया। प्रारंभ में जैव विकास के विचार को कल्पना मात्र माना गया, क्योंकि विकास की प्रक्रिया इतनी मंद होती है, इतनी धीमी होती है कि एक मनुष्य द्वारा अपने जीवन काल में से देख पाना संभव नहीं होता। आधुनिक काल में अनेक विद्वानों द्वारा जैव विकास के समर्थन में जीव जंतुओं की शरीर तथा रचना संबंधी तुलनात्मक साक्ष्य, जीवाश्म विज्ञान के प्रमाण, जीवों के भौगोलिक वितरण तथा आनुवंशिकी प्रमाण प्रस्तुत कर सिद्धांत को पुष्ट करने की कोशिश की गई। जैव विकास सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से है कि प्रारंभ में विकसित जीव सरल संरचना वाले थे। कालांतर में उनमें क्रमिक परिवर्तन होते गए तथा जटिल संरचना वाले जीवों का विकास हुआ। जीवों में आदिकाल से ही परिवर्तन होते रहे हैं तथा भविष्य में भी होते रहेंगे, अर्थात जीवों का विकास एक सतत प्रक्रिया होती है। जीवों को नई जातियों की उत्पत्ति अत्यंत जटिल एवं धीमी प्रक्रिया है, जो दीर्घ काल में जाकर ही पूर्ण होती है। जीव सदैव बदलते हुए वातावरण के अनुरूप स्वयं को ढालने का प्रयास करते हैं। इनमें से कुछ भिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत हो जाती हैं। जैविक विकास के संबंध में जो प्रमुख अवधारणा है वो है डार्विनवाद या डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक अध्ययन द्वारा विकासवाद तथा जैव विकास की व्याख्या की। उसने विश्व के विभिन्न प्रदेशों के पेड़ पौधों व जीव जंतुओं का गहन अध्ययन कर प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। वेलिस ने भी इसी समय 1858 में स्वतंत्र रूप से ऐसे ही विचार प्रकट किए, किंतु प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन नामक पुस्तक के प्रकाशन से डार्विन को अधिक श्रेय प्राप्त हुआ। उनके सिद्धांत को प्राकृतिक वर्णवाद या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या डार्विनवाद के नाम से भी जाना गया, या डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। डार्विन के सिद्धांत के जो प्रमुख तथ्य हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला तथ्य है संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। अनेक जीव प्रतिवर्ष करोड़ों अंडे देते हैं।
अनेक पौधों में लाखों बीजों व अरबों बीजाणुओं का निर्माण होता है। यदि समस्त अंडों से बच्चे निकल आए या समस्त बीजों से पौधे उग जाएं, तो पृथ्वी पर कहीं रिक्त स्थान नहीं बचेगा। यथार्थ में समस्त अंडों से चूजे निकल नहीं पाते और समस्त चूजे जीवित नहीं रह पाते। इसी प्रकार समस्त बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता और समस्त अंकुर पौधे नहीं बन पाते। इस प्रकार जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होने के बावजूद भी प्रकृति में जीवों की कुछ संतानें ही वयस्क होने तक जीवित रह पाती हैं। दूसरा जो इनका पॉइंट है वो है जीवन संघर्ष। जीव जंतुओं में संतानोत्पत्ति की असीम क्षमता होते हुए भी भूपृष्ठ पर इनकी संख्या लगभग स्थिर रहती है। इसका प्रमुख कारण जीवन या जीने के लिए संघर्ष करना है। जन्म लेने वाले असंख्य बच्चों या अंकुरित होने वाले असंख्य पौधों में जीवित रहने के लिए अधिकाधिक भोजन एवं स्थान प्राप्त करने हेतु स्पर्धा होती है। जीवन के लिए होने वाले इस संघर्ष में दुर्लभ जीव पराजित होकर नष्ट हो जाते हैं तथा सफल रहने वाले जीव जीवित रहते हैं। इसी प्रकार जीवन के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होने पर भी कमजोर जीव नष्ट हो जाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है इनका वो है विभिन्नताएं एवं आनुवंशिकता। किसी भी जाति के जीवों में व्यष्टि या समष्टि रूप में विभिन्नता या विषमता पाई जाती है। यद्यपि विभिन्नता कम मात्रा में होती है, किंतु इसका जो महत्व है कई गुना अधिक होता है। इस विभिन्नता के कारण जीवन के संघर्ष में बने रहने के लिए समस्त जीवों को समान रूप से संघर्ष करना पड़ता है। कुछ जीवों में अन्य से भिन्न ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जिनके कारण वे वातावरण विशेष में रहने से अधिक उपयुक्त हो जाते हैं और नष्ट नहीं होते। एक ही माता पिता की संतानों में भी कुछ न कुछ भिन्नता पाई जाती है। जिन जीवों में से भिन्नताएं वातावरण के अनुकूल होती हैं वे जीवित रहते हैं और शेष नष्ट हो जाते हैं। चौथा जो पॉइंट है वो है प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन का। डार्विन के अनुसार जीवन संघर्ष में मात्र वही जीव सफल होते हैं जिनकी रचना उस वातावरण के सर्वाधिक अनुकूल होती है। वातावरण से सामंजस्य रखने वाले जीव स्वतः नष्ट हो जाते हैं। वातावरण के उपयुक्त जीवों के जीवित रहने तथा अनुपयुक्त जीवों के नष्ट होने को प्राकृतिक चयन कहा जाता है। जन्म लेने वाले जीवों में पर्यावरण से शारीरिक या सर्वाधिक उपयुक्त जीव ही अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। इसे समर्थ का जीवत्व या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा जाता है। जीवों की भिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्रित होकर नई जातियों का विकास या निर्माण करती है। पांचवा जो पॉइंट है इनका वो है पर्यावरण अनुकूलन। पृथ्वी का भौतिक वातावरण निरंतर परिवर्तनशील रहा है। तापमान, वर्षा, पवन, ऊर्जा, नमी, वायुदाब, भूगर्भिक संतुलन आदि किसी भी तत्व में परिवर्तन होने पर जीवों को उसके अनुकूल ढलना पड़ता है। पर्यावरण की परिवर्तित दशाओं में मात्र वही जीव जीवित रह पाते हैं जिनमें स्वयं को वातावरण के अनुकूल ढालने की क्षमता हो। शेष जीव नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार किसी जीव में अनुकूलन के विभिन्न या विशिष्ट अतिरिक्त गुण उसे उत्तरजीवित या सर्वाइवल तथा जनन के लिए अच्छे अवसर प्रदान करते हैं। छठा जो पॉइंट है वो है सब नई जातियों का उद्भव। स्वयं को वातावरण के अनुकूल ढालने की क्षमता वाले जीव स्वयं में परिवर्तन कर जीवित तो रह जाते हैं, किंतु विभिन्नता के कारण अपने पूर्वजों से ये थोड़े भिन्न होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी से भिन्नताएं एकत्रित होती जाती हैं तथा कालांतर में जीव अपने पूर्वजों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि उनकी नई जाति ही बन जाती है।
इस प्रकार हमने ये देखा कि जो सफल होगा वो ही जीवित होगा। अगला जो इसकी आलोचना करते हैं कुछ लोग इस थ्योरीज की, डार्विन की इस थ्योरी की, कि डार्विन तथा वेलेस द्वारा प्रस्तुत इस क्रांतिकारी सिद्धांत को व्यवहारिक स्वरूप एवं प्रत्यक्ष उपागम के कारण वैज्ञानिक अध्ययन को बड़ा समर्थन मिला। प्रारंभ में इसको स्वीकारता इसकी बढ़ती चली गई, किंतु धीरे धीरे इसमें कमियां उजागर होने के कारण आपत्तियां उठाई जाने लगी, जिसे हम इस प्रकार से ले सकते हैं। पहला, ये सिद्धांत उपयुक्तम के जीवित रहने की ही व्याख्या करता है, किंतु उपयुक्तम की उत्पत्ति पर परोक्ष या पर्याप्त प्रकाश नहीं डालता। विभिन्न जातियों के जीवों में पाए जाने वाले सभी अंतर वातावरण अनुकूलन महत्व के नहीं होते हैं। संयोग से भी जीवों में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, जिसकी व्याख्या इसने नहीं दी है। सिद्धांत में अवशेषी अंगों की उपस्थिति तथा इनके निरंतर प्रयोग में आने के कारण इसके ऊपर उपयुक्त प्रभावों का उल्लेख नहीं है। दैहिक व जनन कोशिकाओं में पाई जाने वाली भिन्नताओं को समान रूप से वंशागत मानकर उनमें कोई अंतर नहीं किया गया है। किसी भी अंग के विकास की प्रारंभिक अवस्था के महत्व व लाभ पर प्रकाश न डालकर सीधा गति से होने वाले परिवर्तनों पर अधिक बल दिया गया है। डार्विनवाद जलीय जीवों से स्थलीय जीवों के उद्भव की व्याख्या नहीं करता। प्राकृतिक चयन किसी अंग या रचना के अति विशिष्टीकरण को भी नहीं समझाता, जिसके कारण कुछ जातियां नष्ट हो गईं। डार्विनवाद जीवों की समन्वित रचनाओं की उत्पत्ति एवं वृद्धि की व्याख्या नहीं करता है, जैसे विलुप्त जेफरसन, मैमथ, आयरिश हिरन और विद्युत मीन। सिद्धांत में मानव द्वारा पालतू पशुओं की नस्ल व पौधों को किस्में सुधारने को कृत्रिम चयन की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। वैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ कि वातावरण के कारण जीवों में होने वाला कायिक परिवर्तन आने वाली संस्कृति में वंशागत नहीं होता। प्राकृतिक चयन के प्रति उठाई गई अनेक आपत्तियों के कारण इसकी जो पर्याप्तता है, यथार्थता है, उस पर संदेह होने लगा। आधुनिक खोजों व प्रयोगों के परिप्रेक्ष्य में 20वीं शताब्दी में सिद्धांत में कुछ परिवर्तन करने से इसकी पुनर्स्थापना होने लगी। संशोधित सिद्धांत को नव डार्विनवाद या न्यू डार्विनिज्म कहा गया। बीजमान व मेंडल नव डार्विनवाद के प्रबल समर्थक थे। वेल्डन ने केकड़ों, सेमोला के सेम्टिस, मोल्टन ने तितलियों व डेवेनपोर्ट ने कुक्कुटों पर प्रयोग करके इसके पक्ष में अपने प्रमाण प्रस्तुत किए। तो आज की जो ये कक्षा थी, इसमें हमने डार्विनवाद की इवोल्यूशन थ्योरी के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की, और अगली जो कक्षा है उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि अगली जो कक्षा होगी वो कॉन्सेप्ट ऑफ बायोम्स पर होगी। कल जो कक्षा है वो कॉन्सेप्ट ऑफ बायोम पर आधारित होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।